हेलो स्कॉलर्स, आज हम हिंदी में एक नया पाठ पढ़ेंगे। यह पाठ एक पत्र के रूप में है। आप सभी जानते हैं कि हमारा जन गण मन जो कि राष्ट्रगान है वो किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो यह पत्र लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा अपनी पोत्री के नाम। जब वे विदेश यात्रा पे गए हुए थे, रूस की यात्रा पे, तब उन्होंने वहां से अपनी पोत्री के नाम एक पत्र लिखा था। तो इस पाठ का नाम है एक पत्र श्री नंदिनी के नाम। पाठ का सारांश। यह पाठ एक पत्र के रूप में है। यह पत्र रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी पोत्री यानी कि पुत्र की बेटी पुप्पू मणि को रूस से 20 सितंबर सन 1930 ईस्वी को लिखा था। इस पत्र में उन्होंने रूस की प्राकृतिक सुंदरता, मौसम, खान पान आदि के बारे में बताया है। इस पत्र के द्वारा हमें यह भी ज्ञात होता है कि महात्मा गांधी के साथ उनके मैत्रीपूर्ण संबंध भी थे। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। 20 सितंबर सन 1930 ईस्वी। पुप्पू मणि। पुप्पू मणि उनकी पोत्री का नाम है, उनके पुत्र की बेटी का नाम है, यानी कि श्री नंदिनी। श्री नंदिनी का प्यार भरा नाम पुप्पू मणि है। रविन्द्रनाथ ठाकुर क्या लिखते हैं? मैं जहां हूं वहां की बात तुम सोच तक नहीं सकोगी। बहुत बड़ा मकान है, शानदार बाग है, दूर दूर जहां तक भी नजर जा पाती है बड़े बड़े पेड़ों वाले जंगल हैं। आसमान पर बादल छाए हैं, बड़े कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हवा में ऊंचे ऊंचे पेड़ों की फुनगियां झूम रही हैं। फुनगियां पेड़ की टहनी का जो अंतिम भाग होता है, पतला वाला भाग, वह झूम रहा है। अमीय बाबू मास्को शहर में हैं। आर्याम कहीं और गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर टिम्बर्स हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर रूस की प्राकृतिक सौंदर्यता का वर्णन कर रहे हैं कि जहां वो ठहरे हुए हैं उसकी बात तुम सोच भी नहीं सकती। बड़ा सा मकान है, बहुत आलीशान बाग है, बगीचा है, दूर दूर तक जहां तक नजर जाती है वहां पेड़ों वाले, बड़े बड़े पेड़ों वाले जंगल हैं। आसमान पर बादल छाए हैं। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी उस समय जब उन्होंने यह पत्र लिखा। अमीय बाबू मास्को शहर में, रूस के मास्को शहर में जो लोग उनके साथ गए थे, अमीय बाबू, आर्याम और डॉक्टर टिम्बर्स, ये लोग उनके साथ गए थे। घड़ी पास में नहीं है, पर लगता है कि सुबह के 8 बजे होंगे। नींद खुली तो देखा कि खिड़की के बाहर अभी भी काफी अंधेरा है। आसमान तारों से भरा है। चुपचाप पड़ा सोता रहा। उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा उजाला हुआ तो बिस्तर से उठा और मुंह धोकर चिट्ठी लिखने बैठ गया। रविन्द्रनाथ ठाकुर बोल रहे हैं कि घड़ी तो पास में नहीं है, पर लगता है कि सुबह के 8 बजे होंगे। फिर सुबह जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा काफी अंधेरा था, आसमान तारों से भरा था। इसका मतलब अभी बहुत सुबह थी। तो वे चुपचाप सोते रहे। थोड़ी देर बाद जब उजाला हुआ तो वे बिस्तर से उठे और मुंह धोकर चिट्ठी लिखने बैठ गए। पहले बापू के नाम एक लंबी सी चिट्ठी लिखी है और अब तुम्हें लिख रहा हूं। भूख लगी है, यहाँ की नौकरानी अंडे, डबल रोटी और चाय लाने ही वाली है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने पहले बापू के नाम यानी कि महात्मा गांधी के नाम एक लंबी सी चिट्ठी लिखी है और अब वे पुप्पू मणि यानी कि श्री नंदिनी को लिख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि विदेश में रहकर भी रविन्द्रनाथ ठाकुर अपनी मातृभूमि को नहीं भूल पाते हैं। भूख लगी है, यहाँ की नौकरानी अंडे, डबल रोटी और चाय लाने ही वाली है। अब उन्हें भूख लगी है, नाश्ते का टाइम हो गया है, तो उनकी नौकरानी नाश्ता लाने गई है। डबल रोटी मतलब ब्रेड। वहां तुम शायद अब तक जाग गई होगी
और तुम्हारा कोको पीना हो चुका होगा। बाहर टहलने गई थी क्या? हो सकता है तुम्हारे आसमान में बादल घिरे हों और खूब पानी बरस रहा हो। पुप्पू मणि से पूछ रहे हैं वे कि अब तक शायद तुम जाग गई होंगी, तुमने कोको भी पी लिया होगा। क्या तुम बाहर टहलने गई थी, घूमने गई थी? हो सकता है वहां पर आसमान में बादल छाए हों या खूब पानी बरस रहा हो। मैं आज शाम को मोटर में सवार होकर यहाँ से फिर मास्को शहर चला जाऊंगा। वहां हम एक होटल में रहते हैं। यहाँ जैसा सजा सजाया सुंदर मकान वहां नहीं है। रविन्द्रनाथ ठाकुर बोल रहे हैं कि आज मैं शाम को यहाँ से मास्को शहर चला जाऊंगा। वहां हम एक होटल के कमरे में ठहरे हुए हैं। यहाँ जैसा वहां सजा सजाया सुंदर मकान नहीं है। न वहां का खाना ही अच्छा होता है, इसलिए जी चाहता है कि शांति निकेतन चला आऊं। इस बार वहां लौटा तो फिर लाख खिलाए भी वहां से हिलने का नाम न लूंगा। शांति निकेतन यह एक विश्वविद्यालय का नाम है जो कि रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा ही स्थापित किया गया है। तो वे कह रहे हैं कि वहां का खाना भी अच्छा नहीं है, इसलिए जी चाहता है, मन करता है कि सिर्फ शांति निकेतन चला आऊं। एक बार अगर वहां आ गया तो मैं वहां से हिलने का नाम भी नहीं लूंगा। वहीं बैठा बैठा बस केवल चित्रकारी करूंगा। रविन्द्रनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि मैं अपना समय शांति निकेतन में चित्रकारी करते हुए ही बिताना चाहता हूँ। वे एक अच्छे चित्रकार भी थे, एक कवि लेखक होने के साथ साथ वे एक अच्छे चित्रकार भी थे। उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वनमाली रोज सवेरे गरम गरम कॉफी और बटर टोस्ट पहुंचा दिया करेगा। उसके बाद अपने उसी लाल बजरी बिछे बाग में टहलने जाया करूंगा। बजरी मतलब जो कंकड़ पत्थर हैं, वहां गार्डन में जो बिछे हुए हैं वहां पे वे टहलने जाया करेंगे, हाथ में एक लंबी सी छड़ी लेकर। उसके बाद अब रहने दो, नाश्ता आ गया है। बताऊं क्या आया है? कॉफी, डबल रोटी, मक्खन, 2 किस्म के पनीर, बिना क्रीम का दही और उबले हुए 2 अंडे। इसके अलावा अंगूर, सेब और नाशपाती। वे बता रहे हैं कि नाश्ते में उनके लिए क्या क्या चीजें आई हैं। पुप्पू मणि को कह रहे हैं बस अब रहने दो, अब नाश्ता आ गया है। अब उन्हें भूख लगी है और वे नाश्ता करने जा रहे हैं। नाश्ते के बाद गर्म पानी से नहाकर फिर लिखने बैठा हूँ। बादल अब बहुत कुछ छंट गए हैं। धूप निकल आई है, पेड़ों की डालें हवा में डोल रही हैं और पत्ते झिलमिल झिलमिल चमक उठे हैं और न जाने कितनी तरह की चिड़िया गा रही हैं। इन चिड़ियों को मैं पहचान नहीं सका हूँ और आज और कुछ लिखने का समय नहीं रह गया है। इति रविन्द्रनाथ ठाकुर। नाश्ता करने के बाद गर्म पानी से नहाकर रविन्द्रनाथ टैगोर फिर से लिखने बैठ गए। अब बादल कुछ छट गए हैं, धूप निकल आई है, पेड़ों की डालें हवा में झूल रही हैं, पत्ते झिलमिल झिलमिल चमक रहे हैं सूर्य की रोशनी में और न जाने कितनी तरह की चिड़ियाएं गा रही हैं। इन चिड़ियों को वो पहचान नहीं पा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं आज और कुछ लिखने का समय नहीं रह गया है। इति, इति का अर्थ होता है समाप्त, पूर्ण, खत्म और नीचे उनका नाम लिखा हुआ है। तो बच्चों यह एक तरह का अनौपचारिक पत्र है जिसमें किसी रिश्तेदार को पत्र लिखा जाता है।